जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जय बालाजी क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो दोस्तों जो स्टूडेंट नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को डबल प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसे ही अन्य वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। तो दोस्तों आइए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे नामकरण के बारे में, अर्थात इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता कैसे पड़ा या इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे हम दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की कला के बारे में। इसके बाद दोस्तों पढ़ेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में। इसके बाद देखेंगे दोस्तों हम सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में। इसके बाद दोस्तों देखेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में। इसके बाद दोस्तों देखेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में। ठीक, इसके बाद देखेंगे दोस्तों हम सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण नगर एवं कस्बों को। इसके बाद देखेंगे दोस्तों हम सिंधु घाटी सभ्यता की या हड़प्पाकालीन सभ्यता की नगरों की विशेषताओं के बारे में। इसके बाद देखेंगे दोस्तों हम सिंधु घाटी सभ्यता के शिल्प एवं उद्योग धंधे के बारे में। इसके बाद देखेंगे दोस्तों हम सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार के बारे में। इसके बाद देखेंगे हम दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव एवं पतन के बारे में। तो दोस्तों इतना कुछ पढ़ने वाले हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत। तो दोस्तों आज सर्वप्रथम हम क्या पढ़ेंगे। दोस्तों आज हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण और विस्तार के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों कुछ फैक्ट देख लेते हैं जिनसे दोस्तों अधिकतर प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं कि भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ऐसे ही दोस्तों भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है। तो किसे जाता है, लॉर्ड कर्जन को जाता है। इसके बाद बात करें दोस्तों हम जॉन मार्शल की। तो जॉन मार्शल कौन है। तो दोस्तों जॉन मार्शल वही व्यक्ति हैं जिन्होंने इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया। क्यों, क्योंकि दोस्तों इनका मानना था कि यह सभ्यता सिंधु घाटी के इर्द गिर्द तक ही फैली है। ठीक, तो दोस्तों इसके साथ साथ जॉन मार्शल 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के निर्देशक भी थे और इन्हीं के निर्देशन में दयाराम साहनी ने 1921 में इस सभ्यता के प्रथम स्थल हड़प्पा की खोज की थी। इसके बाद बात करें दोस्तों हम कि 1922 में इस सभ्यता के द्वितीय स्थल की खोज राखालदास बनर्जी ने की और वह स्थल कौन सा था, द्वितीय मोहनजोदड़ो था। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि अलेक्जेंडर कनिंघम जो हैं इनको जो है भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता माना जाता है। ऐसे ही दोस्तों लॉर्ड कर्जन जो हैं इनको भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय जाता है। जॉन मार्शल जो थे दोस्तों 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिर्देशक थे। इन्हीं के निर्देशन में दयाराम साहनी ने 1921 में इस सभ्यता के प्रथम स्थल हड़प्पा की खोज की थी और दोस्तों वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी ने इस सभ्यता के द्वितीय स्थल अर्थात मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों रेडियो कार्बन C14 पद्धति की। तो दोस्तों यह जो पद्धति है यह पुरातात्विक इतिहास को समझने की नवीनतम पद्धति है। इसके अनुसार दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि है वह 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व मानी गई है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं रेडियो कार्बन C14 पद्धति को। तो दोस्तों पुरातात्विक इतिहास को समझने की यह नवीनतम विधि है जिसके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के परिपक्व चरण की सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व मानी गई है। चलिए दोस्तों इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों हम सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण के बारे में। तो दोस्तों इस सभ्यता को नाम सिंधु घाटी सभ्यता किसने दिया है। तो दोस्तों इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम सर जॉन मार्शल ने दिया है। सर जॉन मार्शल का मानना था कि यह सभ्यता सिंधु नदी के इर्द गिर्द तक ही सीमित है। लेकिन दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में अपर्याप्त है। क्यों, क्योंकि दोस्तों वर्तमान में सभ्यता का विस्तार सिंधु घाटी की भौगोलिक परिधि से बाहर तक मिलता है। इसलिए दोस्तों इतिहासकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखना ज़्यादा उचित समझते हैं। अब दोस्तों इसका हड़प्पा सभ्यता नाम रखना ही उचित क्यों समझते हैं। तो दोस्तों
यहाँ पर हम एक बात जान लेते हैं कि किसी भी लुप्त सभ्यता का नाम उस स्थल के नाम पर रखा जाता है जहाँ से उस सभ्यता के प्रथम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों हड़प्पा इस सभ्यता का प्रथम स्थल है जहाँ से इस सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, इसलिए दोस्तों इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। ठीक, तो देख लेते हैं दोस्तों, आइए कि सर जॉन मार्शल ने भारत की प्रथम सभ्यता को क्या नाम दिया, तो सिंधु सभ्यता नाम दिया। जॉन मार्शल महोदय का मानना था कि यह सभ्यता सिंधु नदी के इर्द गिर्द तक ही सीमित है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों, भारत की प्रथम सभ्यता का नाम सिंधु घाटी की सभ्यता भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में अपर्याप्त है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में इस सभ्यता का विस्तार सिंधु घाटी की भौगोलिक परिधि से बाहर तक मिलता है, इसलिए इतिहासकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखना ज़्यादा उचित समझते हैं। ठीक, अब हड़प्पा सभ्यता ही क्यों इसका नाम रखना ज़्यादा उचित समझते हैं, तो वही देख लेते हैं दोस्तों कि चूंकि 1921 में सर्वप्रथम इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान के साहिवाल जिले के हड़प्पा नामक स्थान से मिले हैं। ठीक, चलिए यहाँ पर ये भी देख लेते हैं कि इसलिए किसी भी लुप्त सभ्यता का नामकरण प्रायः उस नाम के ऊपर कर दिया जाता है जहाँ से उस सभ्यता के सर्वप्रथम अवशेष मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया कि इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, भारत में प्रागैतिहासिक स्थलों को खोजने का कार्य कौन करता है, तो कौन करता है दोस्तों, भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग करता है। ठीक, तो भारत में प्रागैतिहासिक स्थलों को खोजने का कार्य भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग करता है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के साथ साथ और क्या कहा जाता है, तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के साथ साथ ताम्र युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस सभ्यता में कांसे के साथ साथ तांबे का भी उपयोग किया गया है। इस सभ्यता के पुरास्थलों से दोस्तों हमें कांसे के साथ साथ तांबे की वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं। ठीक, तो हम मान सकते हैं दोस्तों कि इस सभ्यता में कांसे के साथ साथ तांबे का भी उपयोग किया गया है, इसलिए इस सभ्यता को दोस्तों कांस्य युगीन के साथ साथ ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि सिंधु अथवा हड़प्पा कालीन पुरास्थलों से कांसे के साथ साथ तांबे की वस्तुएं भी मिली हैं, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन के साथ ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक, अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता को किस काल में शामिल किया गया है, तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता को अध ऐतिहासिक काल में शामिल किया गया है। अब दोस्तों हड़प्पा सभ्यता को अध ऐतिहासिक काल में ही क्यों शामिल किया गया है, तो दोस्तों अध ऐतिहासिक काल वह कालखंड होता है जिसमें किसी भी सभ्यता के लिखित साक्ष्य तो प्राप्त होते हैं लेकिन दोस्तों उसे पढ़ पाना मुमकिन नहीं होता है। तो दोस्तों उस सभ्यता के इतिहास की जानकारी के लिए हमें किस पर निर्भर रहना पड़ता है, तो किस पर निर्भर रहना पड़ता है, पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे ही दोस्तों हमारी हड़प्पा सभ्यता है, इसके हमें पुरातात्विक और लिखित दोनों साक्ष्य मिले हैं, लेकिन दोस्तों हड़प्पाई लेखन में जिस लिपि का प्रयोग हुआ है उसे अब तक पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को अध ऐतिहासिक काल में शामिल किया जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस सभ्यता से लिखित एवं पुरातात्विक दोनों साक्ष्य मिले हैं, लेकिन हड़प्पाई लेखन में जिस लिपि का प्रयोग हुआ है उसे अब तक पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण। इसके बाद देखेंगे दोस्तों हम सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में। तो बात करें दोस्तों सिंधु सभ्यता की पश्चिम से पूर्व तक लंबाई कितनी है, तो कितनी है, 1600 किलोमीटर है। और दोस्तों इसकी उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है, तो कितनी है, 1100 किलोमीटर है। अर्थात दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता जो है पश्चिम से पूर्व तक 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। आइए दोस्तों देख लेते हैं सिंधु या हड़प्पा सभ्यता का प्रस्तार क्षेत्र। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, तो कौन सा है, मांडा है। इसके बाद देखें दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी स्थल कौन सा है, दैमाबाद है। इसके बाद देखें दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी स्थल कौन सा है, तो कौन सा है, सुतकांगेडोर है। इसके बाद देखें दोस्तों हम सिंधु घाटी सभ्यता का
पूर्वी स्थल कौन सा है, तो कौन सा है, आलमगीरपुर है। तो आइए दोस्तों इन स्थलों को देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है किस आकार में फैली हुई है। तो यहाँ पर दिख रहा होगा हमें कि त्रिभुजाकार आकार में फैली हुई थी। ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता किस आकार में फैली हुई थी, तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार में फैली हुई थी। ठीक, आइए इन स्थलों को देखते हैं। तो दोस्तों बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी स्थल, तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी स्थल कौन सा है, सूतकांगेडोर है, जो कि पाकिस्तान के दक्षिणी बलूचिस्तान में दास्क नदी के तट पर स्थित था। तो आइए देखते हैं दोस्तों सिंधु घाटी का पश्चिमी स्थल कौन सा है, सूतकांगेडोर है, जो कि पाकिस्तान के दक्षिणी बलूचिस्तान में, यहाँ पर दोस्तों मैं कर लेना, में दास्क नदी के तट पर स्थित था या स्थित है। ठीक, इसके बाद बात करें दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल कौन सा है, तो कौन सा है दोस्तों, आलमगीरपुर है, जो कि उत्तर प्रदेश के ऊपरी गंगा यमुना के दोआब में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों इसका उत्तरी स्थल कौन सा है, तो कौन सा है, मांडा है, जो कि जम्मू में चिनाब नदी के तट पर स्थित है। ऐसे ही दोस्तों जो दक्षिणी स्थल है वह दैमाबाद है, जो कि महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ठीक, तो आइए उत्तरी स्थल की बात करें तो उत्तरी स्थल कौन सा है दोस्तों, मांडा है, जो कि जम्मू में चिनाब नदी के तट पर स्थित है। ऐसे ही दोस्तों इसका दक्षिणी स्थल कौन सा है, दैमाबाद है, जो कि महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इसके आगे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें।